आज हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे जो मेन पॉइंट हैं वो है जनरल बैकग्राउंड अबाउट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, थर्मल इक्विलिब्रियम, फेज स्पेस, स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन। इन बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यह देखते हैं जनरल बैकग्राउंड अबाउट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो 17वीं सेंचुरी के एंड तक जो भी फिजिकल फिनोमिना थे उनको हम एक्सप्लेन कर ले रहे थे ऑर्डिनरी लॉ ऑफ मैकेनिक्स से। लेकिन यदि कोई सिस्टम जो कंटेन किया हो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, इसको हम ऑर्डिनरी लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन। यानी इन प्रॉब्लम में जो मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन था वो बहुत अधिक हो जा रहा था। एक एग्जांपल से इसको यदि हम समझने का प्रयास करें तो हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक एयर लें जो कंटेन किया हो 10⁻19 मॉलिक्यूल्स को। यदि हमको किसी एक मॉलिक्यूल्स की स्टेट को डिस्क्राइब करना हो एट एनी इंस्टेंट, तो हमको एटलीस्ट 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स वाई जेड और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स चाहिए पी एक्स पी वाई पी जेड। इसका मतलब है हमको 3 पोजीशन और 3 मोमेंटम यानी 6 कोऑर्डिनेट चाहिए किसी एक मॉलिक्यूल्स की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए। और यहाँ पे 10⁻19 मॉलिक्यूल्स हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स के स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमको 6 × 10⁻19 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ से हमको मिल रहा है 6 × 10⁻19 कोऑर्डिनेट फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स। यानी हम यदि ऑल मॉलिक्यूल्स की स्टेट को पता करें तो हमको 6 × 10⁻19 कोऑर्डिनेट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा ऑर्डिनरी लॉ ऑफ मैकेनिक्स से। तो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ मैकेनिक्स से हम थर्मोडायनेमिकली प्रॉपर्टी यूज करके काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इतने बड़े कोऑर्डिनेट यानी 6 × 10⁻19 कोऑर्डिनेट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो सकते हैं लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से। तो इस प्रकार हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को यहाँ पे इस प्रकार डिफाइन करेंगे। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which stabilized the interpretation of the macroscopic behavior of a system in terms of its microscopic system। यानी हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जहाँ पे हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम या मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर की स्टडी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के टर्म में करते हैं। हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम यह भी कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जहाँ पे हम क्लासिकल मैकेनिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म में डिस्कस करते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि इसमें हम क्वांटम और क्लासिकल दोनों मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इस प्रकार स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में जो सिस्टम होता है वो कंटेन किया रहता है स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल को पर यूनिट वॉल्यूम। हम इसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग ऑर्डिनरी लॉ ऑफ मैकेनिक्स। जैसे यदि हम सिस्टम ऑफ 2 बॉल्स ले लें, यानी एक ऐसा सिस्टम लें जिसमें 2 बॉल्स हों, तो हम इन दोनों बॉल्स के मोशन को आसानी से डिस्क्राइब कर लेंगे किसी भी ऑर्डिनरी लॉ ऑफ मैकेनिक्स से। या हम सिस्टम ले लें अर्थ एंड बॉल के, तो अर्थ और बॉल के भी मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी ऑर्डिनरी लॉ ऑफ मैकेनिक्स से। और
जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है वह सिस्टम कंटेन किया होता है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को पर यूनिट वॉल्यूम, जिसके मोशन को हम ऑर्डिनरी लॉ ऑफ मैकेनिक्स से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। और इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं उनकी स्टडी हम केवल एवरेज प्रॉपर्टी पे करते हैं और टोटली यह प्रोबेबिलिटी पे आधारित होता है। स्टैटिकल मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी जो है उसका जो कंसेप्ट है वो बहुत 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 उपयोगी है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी का लॉ होता है हर जगह अप्लाई होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केसेस द इवेंट अकर्स टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस। यानी W इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ केसेस इन विच द इवेंट अकर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। यहाँ पे यदि हम एग्जांपल लें, यदि एक इवेंट को कंसीडर करें जो हैपन हो रहा है अ बेस और फेल हो रहा है बी बेस, यानी ए तरीके से यह इवेंट हैपन हो रहा है और बी तरीके से ए इवेंट फेल हो रहा है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी हैपनिंग इवेंट की वो होगी ए अपॉन ए प्लस बी, यानी नंबर ऑफ केसेस इन विच इवेंट हैपन ए होगा और टोटल नंबर ऑफ केसेस है ए प्लस बी, तो ए अपॉन ए प्लस बी होगा और द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग द इवेंट होगा बी अपॉन ए प्लस बी। और यदि हम दोनों का सम करें तो हमको हमेशा 1 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे यही है कि इवेंट या तो अकर होगा या मे नॉट अकर होगा, घटना घटित होगी या नहीं घटित होगी। तो यहाँ पे सीधी बात यही है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केसेस इन विच द इवेंट अकर टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस। यानी यदि हम ए सपोज करें, जो घटना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ए है और फेल होने की प्रोबेबिलिटी बी है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी घटना घटित होने की वो होगी ए अपॉन ए प्लस बी और घटना न घटने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी बी अपॉन ए प्लस बी। और दोनों का सम करेंगे तो हमको हमेशा 1 मिलेगा। इसका मतलब यही है कि घटना या तो घटित होगी या घटित नहीं होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को देखेंगे जो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इसका यूज कई जगह पे होगा। थ्योरम का स्टेटमेंट है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। इसको प्रूव करने के लिए हम सपोज करेंगे कि हमारे पास 5 बॉयज हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं ए बी सी डी और ई। हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है एक वाइट बॉल अमॉन्ग देम। तो वाइट बॉल पाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/5 होगी। और यदि हम इनमें डिस्ट्रीब्यूट करें रेड बॉल अमॉन्ग देम, तो जो रेड बॉल पाने की प्रोबेबिलिटी होगी वो अगेन 1/5 होगी। और इफ़ वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट वाइट एंड रेड बॉल, यानी हम वाइट और रेड दोनों बॉल साइमल्टेनियसली अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनके बीच 5 लड़कों के बीच में, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी कंपोजिट इवेंट की वो होगी 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 जो इक्वल होगी 1/25 के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब हम थर्मल इक्विलिब्रियम को देखेंगे। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे 2 इंटरकनेक्टेड सिस्टम जिनको हम नाम देंगे सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि बाहर की जो वॉल है वो इंसुलेशन है और बीच में एक बैरियर लगा है सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को सेपरेट करने के लिए। जो एंट्रोपी होगी सिस्टम की वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम
एंड एक्सटर्नल वेरिएबल। तीन बातों पे जो इस सिस्टम की एंट्रोपी होगी वो डिपेंड करेगी। हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि E1 और E2 इज द एनर्जी ऑफ सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 और सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इज द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 रिस्पेक्टिवली। यानी सिस्टम 1 के लिए एनर्जी E1 और एंट्रोपी सिग्मा 1 है और सिस्टम 2 के लिए एनर्जी E2 और एंट्रोपी सिग्मा 2 है। अब इस इंटरकनेक्टेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी वो इक्वल होगी समेशन ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम 1 एंड एनर्जी ऑफ सिस्टम 2। तो यहाँ पे E इक्वल टू हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि बाहर जो है वो इंसुलेशन लगा है तो बाहर के वेरिएबल्स का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो सिस्टम की एनर्जी होगी वो सिस्टम 1 की एनर्जी और सिस्टम 2 के एनर्जी के समेशन के इक्वल होगी और वो कांस्टेंट होगी। तो इसमें चेंज जो एनर्जी का चेंज होगा वो जीरो होगा। इसको हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल ई, जो कि रिप्रेजेंट करेगा चेंज इनटू एनर्जी। डेल E1 प्लस डेल E2 इक्वल टू जीरो होगा और हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल E1 इक्वल टू माइनस डेल E2 और डेल E2 इक्वल टू माइनस डेल E1। इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर रहे हैं। इसके बाद हम टोटल एंट्रोपी को यदि कैलकुलेट करें, सिग्मा जो होगा वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 के इक्वल होगा, वो भी कांस्टेंट होगा क्योंकि जो एंट्रोपी होगा वो समेशन होगा सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के एंट्रोपी के, और जो चेंज इन एंट्रोपी होगा वो जीरो होगा क्योंकि एंट्रोपी जो है वो इस दोनों सिस्टम जो इंटरकनेक्टेड हैं उनके लिए कांस्टेंट है। तो डेल सिग्मा इक्वल टू होगा डेल सिग्मा 1 प्लस डेल सिग्मा 2 इक्वल टू जीरो। और हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल सिग्मा 1 इक्वल टू माइनस डेल सिग्मा 2 और डेल सिग्मा 2 इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस डेल सिग्मा 1। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर रहे हैं। और अब हम एक रिलेशन यहाँ पे देख रहे हैं डेल सिग्मा 1 अपान डेल E1 इंटू डेल सिग्मा 1 प्लस डेल सिग्मा 2 अपान डेल E2 इंटू डेल E2 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम या तो डेल E1 या डेल E2 को चेंज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि डेल E1 के जगह हम माइनस डेल E2 लिख सकते हैं या डेल E2 की जगह हम माइनस डेल E1 लिख सकते हैं। तो हम डेल E2 की जगह माइनस डेल E1 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमको मिलेगा डेल सिग्मा 1 अपान डेल E1 इंटू डेल E1 माइनस डेल सिग्मा 2 अपान डेल E2 इंटू डेल E1 इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ पे डेल E1 को कॉमन कर सकते हैं। डेल E1 को कॉमन करेंगे तो हमको मिलेगा डेल E1 इंटू डेल सिग्मा 1 अपान डेल E1 माइनस डेल सिग्मा 2 अपान डेल E2 इक्वल टू जीरो। अब हमें पता है कि डेल E1 इक्वल टू है माइनस डेल E2, तो डेल E1 इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। हम यहाँ पे जीरो दिखाएंगे डेल सिग्मा 1 अपान डेल E1 माइनस डेल सिग्मा 2 अपान डेल E2 को यहाँ पे जीरो दिखाएंगे। तो एक को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमको मिलेगा डेल सिग्मा 1 अपान डेल E1 इक्वल टू डेल सिग्मा 2 अपान डेल E2। इसको इक्वेशन 3 सपोज करेंगे। और फॉर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स डेल E1 अपान डेल सिग्मा इक्वल टू होता है टाउ, जो कि इक्वल होता है KT के, और के जो है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, वो T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसको हम स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान टाउ 1 इक्वल टू 1 अपान टाउ 2, यानी डेल सिग्मा 1 अपान डेल E1 इक्वल टू डेल सिग्मा 2 अपान डेल E2 को लिख सकते हैं 1 अपान टाउ 1 इक्वल टू 1 अपान टाउ 2। और अब यहाँ से यह बात क्लियर हो रही है कि कोई भी टू इंटरकनेक्टेड सिस्टम होंगे
वो थर्मल इक्विलिब्रियम में तब कहलाएंगे जब उनका जो टाउ 1 और टाउ 2 इक्वल हो एक दूसरे के। यानी हम कह सकते हैं कि जो स्टैटिकल टेम्परेचर हो वो इक्वल होना चाहिए एक दूसरे के। यानी पहले सिस्टम का जो स्टैटिकल टेम्परेचर है वो दूसरे सिस्टम के स्टैटिकल टेम्परेचर के इक्वल होगा, तभी जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम होंगे वो थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। अब हम डिफाइन करेंगे फेज स्पेस को। किसी भी एनी इंस्टेंट हम किसी सिंगल पार्टिकल के यदि स्टेट को डिस्क्राइब करें तो हमको 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी। हम यहाँ पे 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जेड सपोज कर रहे हैं और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट को हम पी एक्स पी वाई और पी जेड सपोज कर रहे हैं। अर्थात किसी भी सिंगल पार्टिकल के स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमको 6 डायमेंशन कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ती है। एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड। एक्स वाई जेड पोजीशन कोऑर्डिनेट है और पी एक्स पी वाई पी जेड मोमेंटम कोऑर्डिनेट है इन द स्पेस। तो इस प्रकार इसको हम कहते हैं फेज स्पेस या इसको हम म्यू स्पेस कहते हैं। और यदि कोई सिस्टम जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंटेन किया है एट एनी इंस्टेंट टी, each पार्टिकल्स के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो f है, तो हम किस इन पार्टिकल्स के स्टेट को एनी स्टेट डिस्क्राइब कर सकते हैं। f इंडिपेंडेंट पोजीशन कोऑर्डिनेट q1 q2 डॉट 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 qf और f इंडिपेंडेंट मोमेंटम कोऑर्डिनेट p1 p2 डॉट 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 pf से। और इनको कंबाइन करेंगे तो हमको जो कोऑर्डिनेट मिलेगा q1 q2 डॉट 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 qf p1 p2 डॉट 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 pf। यह रिप्रेजेंट करेगा गामा स्पेस को। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि गामा स्पेस इज द सुपरपोजिशन ऑफ म्यू स्पेस। द नंबर ऑफ फेज पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड फेज डेंसिटी। यानी यदि हम सिंगल पार्टिकल की बात करें तो जो फेज स्पेस हमको मिलेगा उसको म्यू स्पेस कहेंगे। और जो कोई सिस्टम यदि हम कंसीडर करें जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो वहाँ पे जो फेज स्पेस मिलेगा उसको हम गामा स्पेस कहेंगे। और जो गामा स्पेस होता है वो सुपरपोजिशन होता है म्यू स्पेस का। और द नंबर ऑफ फेज पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम उसको हम फेज डेंसिटी कहते हैं। अगला हमारा लास्ट टॉपिक है स्टीलिंग अप्रोक्सीमेशन। हमें पता है कि यदि लार्ज वैल्यू हो n की तो बहुत 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 डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना फैक्टोरियल n की वैल्यू। स्टीलिंग ने एक अप्रोक्सीमेशन मेथड दिया था इसको कैलकुलेट करने के लिए, लॉग फैक्टोरियल n, जिसको हम कहते हैं स्टीलिंग फार्मूला। और इसने कुछ अप्रोक्सीमेशन का यूज किया था इसमें, इसलिए इस जो फार्मूला है उसको हम स्टीलिंग अप्रोक्सीमेशन फार्मूला कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला लॉग फैक्टोरियल n इक्वल टू होता है n log n माइनस n। इसको प्रूव करने के लिए हम पहले फैक्टोरियल n की वैल्यू लिखेंगे। फैक्टोरियल n इक्वल टू होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 3 2 1। अब दोनों साइड का हम लॉग लेंगे की प्रॉपर्टी होती है log a इंटू बी इक्वल टू होता है log a प्लस log b। तो इस प्रॉपर्टी से यहाँ पे log फैक्टोरियल n इक्वल टू हो जाएगा log n प्लस log n माइनस 1 प्लस log n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस log 3 प्लस log 2 प्लस log 1। और यहाँ हम देख रहे हैं log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से log 1 को हम रिमूव कर सकते हैं, या 0 लिखेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। log फैक्टोरियल n इक्वल टू हो जाएगा log 2 प्लस log 3 प्लस डॉट 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 प्लस log n माइनस 1 प्लस log n। इसको रिवर्स रूप में लिखेंगे तो हमको इतना मिलेगा। अब हम इसको यदि समेशन के फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं log फैक्टोरियल n इक्वल टू सिग्मा log x
x वेरी फ्रॉम 2 to n। इसको इक्वेशन 1 सपोज करेंगे। और यदि हम प्लॉट करें एक ग्राफ लॉग x और x के बीच में, तो हम log की कुछ वैल्यू निकालेंगे, log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6 और log 7 की वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम y एक्सिस पे रखेंगे, और 1, 2, 3 जो x की वैल्यू होगी उसको हम x एक्सिस पे रखेंगे। तो हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो हमको कुछ इस प्रकार का जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है उस टाइप का एक ग्राफ मिलेगा। और फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n, यानी n की वैल्यू हम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो जो स्टेप्ड कर्व मिल रहा है और स्मूथ कर्व मिल रहा है, दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज हो जाएंगे कि हम दोनों के बीच का अंतर यहाँ पे या डिफरेंट नहीं पता कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे log फैक्टोरियल n को अप्रोक्सीमेट करेंगे एज एन इंटीग्रल ऑफ log x। कुछ इस प्रकार से इसको हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करेंगे, और जो x होगा वो 1 to n वेरी करेगा। log फैक्टोरियल n को हम इंटीग्रल के फॉर्म में अप्रोक्सीमेट करेंगे, और log x की जो लिमिट होगी वो फ्रॉम होगी 1 to n। अब हम इसको इंटीग्रेशन के मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करेंगे। log x है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज होगा नहीं। 1 को हम सेकेंड और log x को फर्स्ट फंक्शन सपोज करते हुए यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से इतना मिलेगा, log फैक्टोरियल n इक्वल टू x log x माइनस x लिमिट 1 to n। अब लिमिट की वैल्यू रखेंगे बारी बारी से, पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे। तो log फैक्टोरियल n इक्वल टू मिलेगा n log n माइनस n प्लस 1। अब हम यहाँ पे हमने कहा था कि जो n होगा वो लार्ज वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो n जो होगा वो बहुत 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 ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन टू 1 के। तो यहाँ पे हम 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं या हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो फार्मूला है वो स्टीलिंग अप्रोक्सीमेशन का है। तो हम यहाँ पे 1 को अप्रोक्सीमेट करेंगे तो हमको log फैक्टोरियल n की वैल्यू मिलेगी n log n माइनस 1। और यही जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है इसको हम स्टीलिंग अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, और इसका बहुत 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 इम्पोर्टेंट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। तो आज के इस वीडियो में कुछ फंडामेंटल बातों को हमने डिस्कस किया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। अभी कुछ और फंडामेंटल बातें हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।